नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 किस तरह से हमारा एक फुटस्टेप बन सकता है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो चलिए दोस्तों इसी पर बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 जो कि नया वर्जन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। और ये ऐसे समय पे आया है जब हमारा देश बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस हासिल करना चाहता है। और डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया 2025 तक लक्ष्य रख रहा है 25 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट के लिए। और साथ ही इसके अलावा इंडिया ने एस्टिमेटेड अगले 5 सालों के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट के लिए 130 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने हैं। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का प्रचार किया है, जिससे हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज बहुत ही आगे बढ़ सकती हैं और यहाँ एक इकोसिस्टम भी क्रिएट हो सकता है। और डीआरडीओ भी टेक्नोलॉजी के लिए और आरएनडी के क्षेत्र में लंबे समय से काम करता आ रहा है। इसने बहुत सी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं और साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशन बिल्डिंग के अंदर स्पेशली क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के जरिए और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम जैसे कि मिसाइल एरोनॉटिक्स, रडार, सोनार, टोरपीडो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। और ये डॉक्यूमेंट उस समय पे आया है जब हमें एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जो इसके थ्रू दी जा रही है। और इस प्रोसीजर के अंदर बहुत से प्रोसीजरों का सिंप्लीफिकेशन शामिल है। साथ ही इसके अंदर एक इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग भी की गई है ताकि डीआरडीओ हमारे डायरेक्टर जनरल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एम्पावर कर सके। साथ ही इसके अंदर इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म को भी एनेबल बनाने के लिए कहा गया है और इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को और ज़्यादा सरल बनाने के ऊपर काम दिया गया है ताकि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ज़्यादा जल्दी हो सके। इसके अंदर सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि 108 टेक्नोलॉजी सब सिस्टम हमने अपने पोर्टल के अंदर रखे हैं, जिसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कहा गया है, यानी कि डीआरडीओ इसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप ढूंढ रहा है। तो ऐसे में हमारी 1800 से ज़्यादा एमएसएमई और जो छोटी कंपनी स्टार्टअप हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। आज के समय में बड़ी इंडस्ट्रीज जिन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर ग्रोथ की है, जैसे कि एल&टी, टाटा, गोदरेज, महिंद्रा, रिलायंस, ये सब अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आ रही हैं और इनके साथ अब एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकती हैं। उन्हें भी एक बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है और एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया है, माई ब्रेन यूअर हैंड, जिसके थ्रू डीआरडीओ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर ये सब शामिल हो सकते हैं और अगले 15 सालों तक इनके अंदर बहुत बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट होने जा रही है। अब प्राइवेट पार्टनरशिप हो सके कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट और इवैल्यूएशन, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए भी। और साथ ही दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पहले क्या था कि मान लीजिए आपके पास जो L1 है, लोएस्ट बिडर, अगर उसने काम नहीं किया तो काम वहीं रुक जाता था, लेकिन अब ऑप्शन है कि आप सेकंड लोएस्ट बिडर के पास जा सकते हो और इससे काम नहीं रुकेगा, प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बिड सिक्योरिटी के अंदर भी छूट दी गई है जो कि दोस्तों 10 लाख रुपए तक है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए। के अलावा दोस्तों सेफ गार्डिंग भी दी गई है जिसके थ्रू फ्री इश्यू मटेरियल दिया जाता है ताकि उसे इंश्योरेंस कवर मिल सके, न कि बैंक गारंटी। ऐसे में अगर लिक्विडेटेड डैमेज होता है किसी भी चीज के अंदर तो इसके डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। और साथ ही एडवांस पेमेंट की क्वांटिटी को भी बढ़ाया गया है, इसे 15 से 40% किया गया है, जिससे क्या होगा कि डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर किसी समय पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती फंड की तो इससे एक इंश्योरिटी रहेगी और साथ ही एमएसएमई अपने काम को लगातार चालू रख सकेगी। और साथ ही दोस्तों डीआरडीओ गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड यानी जीओसीओ मॉडल के ऊपर काम कर रही है और एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रही है ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और साथ ही इससे अपॉर्चुनिटीज पैदा हो जिससे प्राइवेट इंडस्ट्री इसके अंदर हिस्सा ले सके। इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सी चीजें कर चुकी है, जिसके अंदर एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ वेपन भी जारी की गई है, जिसके अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म है जैसे कि आर्टिलरी गन, असोल्ट राइफल, एम्यूनिशन, रडार, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, जिन्हें अब इंपोर्ट के लिए बैन कर दिया गया है, यानी अब इन्हें इंडिया में ही बनाने का ऑप्शन होगा। तो ऐसे में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरा काम मिलेगा और साथ ही एक आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
यानी दोस्तों जो बड़े देशों ने पहले किया था, हम इसके अंदर बहुत लेट हो गए थे, लेकिन हम अब इसको शुरू कर चुके हैं और इसने पूरी स्पीड भी पकड़ ली है। इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने को भी तैयार है, प्राइवेट कंपनीज को भी आगे बढ़ने का मौका है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ बहुत सी चीज़ें डेवलप होंगी, जो चीज़ें हम मंगाया करते थे अब वो यहीं पर बनेंगी। इसका सीधा सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो फाइटर जेट तो बन ही रहे हैं, मिसाइल के क्षेत्र में हम ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। लेकिन दोस्तों फाइटर जेट इंजन के ऊपर अक्सर बात आती है, तो ये भी दोस्तों अब बनाया जाएगा। कावेरी इंजन बहुत हद तक सफल हो चुका है, इसको घातक यूसीएवी के अंदर लगाया जा रहा है, लेकिन आगे जो कावेरी इंजन है इसे तेजस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा और एक नया तरह का नेक्स्ट जनरेशन का भी इंजन कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि हमारी आईआईटी से लेके प्राइवेट कंपनी से लेके सभी हिस्सा लेंगे, और फॉरेन का भी अगर कोई कोलैबोरेशन होता है तो इसके अंदर स्वागत किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात होगी कि प्राइवेट सेक्टर इसे 5 से 6 सालों के अंदर डेवलप कर लेगा और एएमसीए का सेकंड बैच फाइटर जेट इंजन के साथ में ही आएगा। और यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कसौटी होगी इस चीज़ को परखने की कि क्या इंडिया वाकया में ही उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है जिसके ऊपर ज़रूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।